महाराष्ट्र में हिंदी भाषा की अनिवार्यता को लेकर फडणवीस सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने फिलहाल अपने फैसले पर रोक लगा दी है और त्रिभाषा नीति लागू करने के लिए समिति भी बना दी है। ये फैसला फडणवीस कैबिनेट की बैठक में हुआ। दरअसल इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ न सिर्फ विपक्ष खड़ा था, बल्कि पार्टी के भीतर से भी इस नीति के खिलाफ आवाज उठने लगी थी, जिसके बाद सीएम फडणवीस को ये फैसला लेना पड़ा। अब समिति सभी पक्षों से चर्चा करेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही नई पॉलिसी लागू की जाएगी। आणि आम्ही असा निर्णय केलेला आहे की त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ही भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी याचा निर्णय करण्याकरता राज्य सरकारच्या वतीनं डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक कमिटी तयार करण्यात येईल। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब रविवार को ही मुंबई के आजाद मैदान में उद्धव ठाकरे प्रदर्शन करने उतरे थे। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ सरकारी आदेश की कॉपी जलाई थी, बल्कि बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। इसके अलावा राज ठाकरे भी इस मुद्दे पर आक्रामक राजनीति कर रहे थे। फडणवीस सरकार ने फैसला वापस लिया तो शिवसेना उद्धव गुट ने इसे अपनी जीत बता दिया और 5 जुलाई को इसके विरोध में होने वाले मार्च को रद्द करने का ऐलान भी कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने बताया कि अब इसकी जगह वो विजय जुलूस निकालेंगे। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने हिंदी भाषा को लेकर अपना फैसला वापस ले लिया तो शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे मराठी मानुष की जीत करार दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार को मराठी मानुष के आगे घुटने टेकने पड़े। सरकारचा हाच प्रयत्न होता की मराठी माणसाची फूट आपल्याला लाभदायक ठरेल हे त्यांना कळलं किंवा वाटलं होतं, म्हणून मराठी माणसात फूट पाडायची। हे आता जे तुम्हाला सांगितलं तेच। आता आज हे आंदोलन केल्यानंतर त्यांना ही कल्पना नव्हती कि मराठी माणूस एवढा एकवटेल। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान ये भी ऐलान किया कि अब 5 जुलाई को होने वाला विरोध मार्च रद्द कर दिया गया है और उसकी जगह विजय जुलूस निकाला जाएगा। ठीक है, 5 तारखेला आम्ही या सक्तीच्या विरोधात मोर्चा काढणार होतो, पण 5 तारखेला हा मोर्चा आता जल्लोष किंवा विजय मोर्चा, आता मोर्चा किंवा सभा त्याचं स्वरूप कुठे कधी काय असेल हे 1-2 दिवसामध्ये आम्ही सगळ्यांशी बोलून सर्वांना सांगू। तो वहीं आज से महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र की भी शुरुआत होने जा रही है, जिसके हंगामेदार होने के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कई मुद्दों पर विपक्ष फडणवीस सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसके हंगामेदार रहने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि फडणवीस सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर विपक्षी पार्टियां घेराव करने की कोशिश करेंगी। ऐसे में विधानसभा में हंगामा होना करीब करीब तय माना जा रहा है। विधानसभा सत्र में जन सुरक्षा कानून, किसानों की कर्ज माफी, शक्तिपीठ महामार्ग से प्रभावित किसानों की मदद, शिरसाट का होटल खरीद सौदा, संदीपान भुमरे के ड्राइवर के नाम 150 करोड़ की जमीन, पुणे की वैश्वड़ी हथबड़े जैसे मुद्दों की गूंज सुनाई देने के पूरे कयास लग रहे हैं। वहीं जिस तरह से हिंदी भाषा विवाद को लेकर 5 तारीख को विपक्ष बड़ा विरोध मार्च करने वाला था, उसके ठीक पहले ही फडणवीस सरकार ने फैसले को उलटकर उनके प्रस्तावित मोर्चे की हवा निकाल दी। ऐसे में यह मुद्दा विधानसभा की कार्रवाई में छाए रहने के पूरे आसार हैं। इसके अलावा आज विधानसभा सत्र में कई विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। अनुपूरक बजट की मांग रखी जाएगी, तालिका उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। इसके बाद शोक प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसके बाद दिन भर के लिए सभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर बिहार में सियासी घमासान जारी है और एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने इस पर सवाल खड़े किए, जिसका कांग्रेस ने समर्थन किया। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिस पर तेजस्वी यादव का गुस्सा भड़का हुआ है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। आप लोगों के पिता माता का भी बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बताइए कहाँ से लाओ? मैट्रिक सर्टिफिकेट लाना होगा, जो मैट्रिक देते हो उसका कहाँ से फॉर्म लाएंगे? आधार कार्ड मान्यता नहीं है, मनरेगा कार्ड मान्यता नहीं है। पट्टा में मौजूद कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग एक पार्टी को समर्थन करने वाले फैसले ले रहा है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी का समर्थन करते हुए निर्णय ले रहा है। सामान्य तौर पर कभी कोई निर्णय इलेक्शन कमीशन लेता है, वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है,
एनडीए में शामिल आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि विपक्ष बिना चुनाव आयोग की कवायद को समझे ही आरोप लगा रहा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के इंडिया गठबंधन को लेकर दिए बयान पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। ओवैसी ने इस पर तंज कसा है, जिसे लेकर सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन पर जो बयान दिया, उससे सियासी पारा चढ़ता हुआ दिख रहा है। ओवैसी ने कहा कि भले ही महागठबंधन में शामिल आरजेडी ने उनकी पार्टी के 4 एमएलए को तोड़ लिया हो, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए वो महागठबंधन से बात करने के लिए तैयार है। वो बीजेपी को हराना है। हम तो हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने जाकर कहा है उनसे, बावजूद इसके कि मुझे इतनी तकलीफ है कि मेरे 4 एमएलए को उन्होंने खरीद लिया, उन बेईमानों को। महाराष्ट्र में इनकी सरकार गिर जाती तो आसमान आपने सर पे उठा लिया, कर्नाटका में सरकार गिर गई, मध्य प्रदेश में गिर गई तो मर्डर ऑफ जमहूरियत का कत्ल हो गया, और हमारे 4 को बंदरों को आपने उठाकर उनको बंदर बनाकर भगा लिया, तो जमहूरियत जिंदा है। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं अगर आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो बात करिए। ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता कुंतल कृष्णा ने भी प्रतिक्रिया दी और महागठबंधन को ठगों का गठबंधन करार दे दिया। लॉ स्टूडेंट के साथ हुई गैंगरेप की वारदात पर पश्चिम बंगाल का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी लगातार विरोध कर रही है और इसके जरिए ममता सरकार को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। लॉ छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले को बीजेपी ने सियासी हथियार बना लिया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के साथ महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी शामिल हुई। मशाल जुलूस निकालकर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा और ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा किया। कन्या सुरक्षा यात्रा को हम लोग आगे लेकर जाऊंगा। ममता बनर्जी को जितना टाइम तक ये बंगाल का चीफ मिनिस्टर से डेमोक्रेटिक तरीके से उखाड़ नहीं फेंकूंगा, तब तक ये हमारी मोर्चा जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी बीजेपी के महिला मोर्चा ने लॉ कॉलेज में हुई गैंगरेप की वारदात के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, पीड़ित लड़की को इंसाफ देने की मांग की और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पश्चिमी मिदनापुर में भी बीजेपी की महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में बीजेपी के महिला कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, वारदात पर ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोलकाता गैंगरेप केस में अब तक कॉलेज के 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें गार्ड भी शामिल है। वहीं जांच के लिए बनाई गई एसआईटी के मेंबर्स की संख्या भी बढ़ाकर अब 9 कर दी गई है, लेकिन अब इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल रविवार को महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार अपनी टीम के साथ लॉ कॉलेज पहुंची, तो कोलकाता पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया। इस दौरान अर्चना मजूमदार और कॉलेज में मौजूद पुलिस कर्मियों के बीच बहस भी हुई। बताया जा रहा है कि अर्चना मजूमदार और उनके साथ आए दूसरे लोगों को उनके मोबाइल नंबर नोट करने के बाद ही कॉलेज में एंट्री दी गई, लेकिन पुलिस ने महिला आयोग की टीम को लॉ कॉलेज में वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी की इजाजत नहीं दी। वहीं जब अर्चना मजूमदार कॉलेज के बाहर आई तो उन्होंने पुलिस पर पीड़िता और पीड़िता के परिवार को भी छिपाने के गंभीर आरोप लगाए। पर ये मिलने से पहले इनको छिपाया गया कि कमीशन आ जाएगा, मीडिया आ जाएगा, तो ये लोग जो मांग रहा है वो नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हो सकता है। वहीं इन आरोपों पर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने उल्टे महिला आयोग पर ही सवाल उठा दिए। कमीशन आते हैं तो दूसरी जगह क्यों नहीं जाते? वहाँ की महिलाओं क्या महिलाएं नहीं, वहाँ के अत्याचार क्या अत्याचार नहीं? फिलहाल कॉलेज में गैंगरेप को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता दिख रहा है। वहीं अब लॉ कॉलेज में गैंगरेप केस को लेकर टीएमसी के अंदर ही संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। असल में टीएमसी ने पार्टी विधायक मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी के बयानों से किनारा किया। इस पर पार्टी के अंदर तनातनी बढ़ गई। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। मदन मित्रा का यही वो बयान है जिसके सामने आते ही सियासत में बवाल मच गया और टीएमसी को एक्स पर पोस्ट के जरिए अपना स्टैंड साफ करना पड़ा। पोस्ट में टीएमसी ने लिखा, टिप्पणी निजी हैसियत से की गई और पार्टी ऐसे बयानों की निंदा करती है। टीएमसी की ओर से आए ट्वीट में कल्याण बनर्जी की ओर से शुक्रवार को दिए गए बयान की भी निंदा की गई, लेकिन पार्टी में तनातनी तब बढ़ी जब इस मुद्दे पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा,
महिलाओं के प्रति घृणा पार्टी लाइन से परे है। टीएमसी को दूसरों से अलग करने वाली बात यही है कि हम ऐसी घृणित टिप्पणियों की निंदा करते हैं। महुआ मोइत्रा की इस टिप्पणी पर कल्याण बनर्जी भड़क गए। पहले एक्स पर पोस्ट कर पार्टी से अपराधियों को संरक्षण दे रहे नेताओं पर कार्रवाई की मांग की, फिर मीडिया के कैमरे पर आकर महुआ मोइत्रा के खिलाफ जुबानी जंग छेड़ दी। Anti-woman, she has charged what she is. She has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. She did not hurt the lady. लॉ छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को लेकर बीजेपी और ममता सरकार लगातार आमने सामने है। बीजेपी ममता सरकार को चौतरफा घेर रही है। आरोप लगा रही है कि ममता सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। तो टीएमसी ने इस पर पलटवार भी किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की वारदात से पश्चिम बंगाल की सियासत पूरी तरह गर्म होती दिख रही है, जहां पर बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। 2 such incidents of rape and murder. One is rape and murder and this is the rape happened. तो ये दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कितने ग्रेवी सिचुएशन में है। कोलकाता पहुँचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस मामले पर सवाल खड़े किए और ममता सरकार पर निशाना साधा। मुल्क के शासन में बंगाल और खराब हो गई है, मैं उसको निंदा करता हूं। बीजेपी नेताओं के आरोप पर टीएमसी ने भी पलटवार किया और कहा कि आरोप लगाने वाली बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को कहिए पहले उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, मध्य प्रदेश, गुजरात का बिल्किस, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, एक के बाद एक जो रेप हुआ है पहले उसका हिसाब उनको देने को बोलिए। दिल्ली की सियासत एक बार फिर झुग्गियों पर आ गई है। विरोधी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार झुग्गियों को तोड़कर गरीबों को परेशान कर रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल खुद यहां दिल्ली सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर बीजेपी सरकार के खिलाफ हुंकार भरने पहुंचे। आरोप लगाया कि बीजेपी की प्लानिंग दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ने की है। इनकी प्लानिंग है दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ने की। 40 लाख लोग दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं। झुग्गियां तोड़नी बंद करो, नहीं तो आंदोलन होगा। इसी जंतर मंतर से कांग्रेस गई थी, इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। तो रेखा गुप्ता की सरकार 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। रेखा गुप्ता इस दौरान केजरीवाल ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। मोदी जी आए थे, आपको गारंटी देके गए थे। मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उनका मतलब था जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं। आगे कभी जिंदगी में मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना इनके। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी सरकार 1 साल में फ्री बिजली भी बंद कर देगी और स्कूलों की फीस भी बढ़ा देगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सावन के महीने की शुरुआत होने से पहले ही कावड़ रूट पर दुकानों की पहचान को लेकर हंगामा हो गया। इस मामले में विवाद तब और बढ़ गया जब कथित तौर पर एक दुकानदार के कपड़े उतारकर पहचान करने की बात सामने आई। आरोप है कि पहचान अभियान टीम ने पंडित ढाबे के मालिक की पहचान की पुष्टि के लिए जब आधार कार्ड मांगा तो कर्मचारियों ने नहीं दिया, जिसके बाद बहस शुरू हो गई। हंगामा बढ़ा तो शक के आधार पर स्वामी यशवीर जी की टीम ने ढाबे पर लगे बार कोड को स्कैन किया। स्कैन करने पर ढाबे के मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से आया। आरोप है कि मुस्लिम नाम देखकर हिंदू संगठनों ने कर्मचारियों से धक्का मुक्की शुरू कर दी और एक कर्मचारी को जबरन कमरे में ले जाकर उसकी पैंट उतारने की कोशिश की गई। इस दौरान कर्मचारी रोता हुआ दिखाई दिया और डर की वजह से वो होटल से बाहर चला गया। मेरा नाम गोपाल। अभी इन्होंने पैंट उतारी, पहला आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं होगा, बीमा चल रहा, देखो बीमा चल रहा। जबरन कपड़े उतरवा कर पहचान करने की खबर जब बाहर आई तो हड़कंप मच गया। विवाद बढ़ा तो सियासत भी शुरू हो गई। पहचान अभियान चलाने वाले यशवीर महाराज ने गंभीर आरोप लगाए तो पक्ष विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर सवाल डाले। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया।
यशवीर महाराज जी के नेतृत्व में ढाबा मालिकों की पहचान के लिए कांवड़ रूट पर 5000 लोगों की टीम बनाई गई है। इस टीम पर पंडित ढाबे के मालिक के नाम को लेकर विवाद खड़ा करने का आरोप है, लेकिन यशवीर महाराज का कहना है कि नाम बदलकर ढाबा चलाना हिंदू समाज के साथ धोखा है। सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, लेकिन वे चलाने वाले सनातन धर्म के नहीं, वे मुस्लिम होते हैं और उसी का परिणाम ये पंडित ढाबा निकल करके आया। पंडित ढाबे को लेकर विवाद बढ़ा तो एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने जांच को लेकर यशवीर महाराज पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये महाराज कोई अधिकारी हैं क्या? पुलिस के अफसर हैं? इनको ये राइट किसने दिया कि होटलों की चेकिंग करें? वहीं पहचान अभियान पर साक्षी महाराज ने कहा कि कांवड़ मार्ग के दुकानदारों की पहचान होनी ही चाहिए। कोई भी कहीं भी छंद वेश धारण करता है वो ठीक नहीं है। तो यही हमारे यूपी जी ने कहा है कि जो दुकानें लगाई जाए खुले नाम से लगाई जाए। वहीं कल तक ढाबों की चेकिंग करने वाले यशवीर महाराज एबीपी न्यूज पर खबर दिखाने के बाद अब बैकफुट पर आ गए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की है कि वो खुद ढाबे पर ना जाएं, बल्कि अगर कोई नाम बदलकर ढाबा चला रहा है तो उसकी शिकायत पुलिस से करें। सभी सनातन धर्म के अनुयायियों से मेरा एक निवेदन है कि जो भी मुस्लिम अपने नाम से खाद्य पदार्थ की दुकान नहीं चलाता, वो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम से या सनातन धर्म के लोगों के नाम से चलाता है। यदि सनातन धर्म के लोगों को इस बात की जानकारी हो तो वहाँ अपने आप ने जाकर के उसका जो जानकारी है वो पुलिस प्रशासन को दे दें और पुलिस प्रशासन बिल्कुल ठीक निर्णय लेंगे, आपकी भावनाओं के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार निर्णय लेगी, इसलिए पुलिस को ही उसकी सूचना दे। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाने के बाद स्वामी यशराज महाराज ने अब यह अपील अपने समर्थकों से की है, जो अब कह रहे हैं कि उनके अनुयायी खुद ढाबों की जांच न करें, बल्कि अगर उन्हें किसी गलत बात की जानकारी मिलती है तो वो पहले पुलिस से इसकी शिकायत करें। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हुई इस भगदड़ को लेकर सियासत भी गर्म है। बीजू जनता दल ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए गंभीर सवाल उठाए। वहीं सीएम मोहन चरण मांझी ने माफी मांगी, घटना की जांच के आदेश भी दिए। सीएम मोहन चरण मांझी ने माफी मांगते हुए एक्स पर लिखा, मैं और मेरी सरकार भगवान जगन्नाथ के सभी भक्तों से व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगते हैं। ये लापरवाही माफ करने लायक नहीं है। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मृतकों के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया, लेकिन सवाल है कि क्या मुआवजे से दर्द कम होगा? यही सवाल पूर्व सीएम नवीन पटनायक प्रदेश सरकार से पूछ रहे हैं। नवीन पटनायक ने एक्स पर लिखा है, मैं सरकार पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाने से परहेज करता हूं, लेकिन ये त्रासदी लापरवाही के कारण हुई। चौतरफा हमलों के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कार्रवाई करते हुए डीएम सिद्धार्थ स्वैन और एसपी विनीत अग्रवाल का ट्रांसफर कर दिया। वहीं ओडिशा के डीजीपी वाई.बी. खुरानिया ने बताया कि इस बार भक्तों की संख्या पहले के मुकाबले ज्यादा थी। जैसा देख पा रहे हैं कि भक्तों का जमावड़ा ये विगत वर्ष की अपेक्षा ज्यादा है। सुबह के समय में जो घटना घटी है उसकी जांच की जा रही है। कब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण रहा है, उस सब तथ्यों को जो है उजागर करा जाएगा। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड के मामले बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर पहाड़ टूटकर नीचे गिर रहे हैं, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों की आंखों में दहशत साफ देखी जा सकती है। उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। बादल फटने के बाद पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। यह हादसा देर रात करीब 12 बजे हुआ। सड़क निर्माण में लगे मजदूर टेंट लगाकर रह रहे थे, तभी तेज सैलाब आया और वो बह गए। सड़क निर्माण में लगी गाड़ियां भी सैलाब में बह गईं। हादसे के बाद का जो वीडियो सामने आया उसमें पानी का टैंकर और सड़क निर्माण में लगी गाड़ियां मलबे में बुरी तरह फंसी दिखी। चमोली में तो कुछ लोगों की जान बाल बाल बच गई। वो तो गनीमत रही कि बस 30 सेकंड की देरी हो गई। जब तक गाड़ी लैंडस्लाइड वाली जगह तक पहुंचती, बड़ा हादसा टल चुका था। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरकर सड़क पर आ चुके थे और कई पेड़ भी टूटकर वहां गिर चुके थे। अगर ये बड़ा पत्थर किसी गाड़ी के ऊपर गिरता तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उनका क्या हश्र होता। ये तस्वीरें चमोली के नंद केसरी इलाके की हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद सड़क पर मलबा आने से एक कार मलबे के बीच फंस गई। बताया जा रहा है कि कार में ड्राइवर भी बैठा था, लेकिन कार बहती उससे पहले ही वो कार से नीचे उतर गया। इसके बाद कार बहती हुई काफी दूर तक चली गई और मलबे में जाकर फंस गई।
खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहां पीसीएस एग्जाम देने जा रहे 2 छात्र बाढ़ में फंस गए। ये उस वक्त हुआ जब दोनों ही छात्र घर से परीक्षा देने के लिए निकले, लेकिन पुल बह जाने की वजह से उन्हें उफनती नदी को जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ा। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो में 2 छात्र उफनाई नदी को जान जोखिम में डालकर पार करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पत्थरों के सहारे दोनों छात्र पानी के सैलाब से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले एक छात्र बड़ी सी चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग लगाता है और फिर दूसरा छात्र भी सैलाब को पार करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। इस दौरान वहां पर कुछ लोग भी मौजूद थे जो छात्रों को इस तरह उफनाई नदी को पार करता देख सिस्टम को कोसते नजर आए। इसके बाद दोनों छात्र जैसे तैसे बाहर आ गए। वायरल वीडियो मयाली और बधानी ताल मोटर मार्ग का बताया जा रहा है। दावा है कि मुनियाघर और पौठी के पास बना पुल बह जाने की वजह से लोग ऐसे ही जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता है। वहीं उत्तराखंड के ही ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोग और टूरिस्ट से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। प्रशासन पर्यटकों से अपील कर रहा है कि गंगा जल भरने के चक्कर में गंगा में स्नान करने की होड़ में अपनी जान को जोखिम में न डालें। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने हर घाट पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। एसडीआरएफ की टीम, जल पुलिस और आपदा राहत दल को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि कोई भी श्रद्धालु गंगा में डूब न जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अनाउंसमेंट किए जाने के बाद भी कुछ लोग उफनाई गंगा नदी में जान जोखिम में डालकर स्नान कर रहे हैं। ऋषिकेश में कई जगह बाढ़ के हालात हैं। लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी भर गया। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, क्योंकि ऋषिकेश को रिवर राफ्टिंग की राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है, जहां पर हर साल लाखों पर्यटक गंगा की लहरों पर राफ्टिंग का आनंद लेने आते हैं। हालांकि बाढ़ की विनाश लीला को देखते हुए ऋषिकेश में अगले आदेश तक रिवर राफ्टिंग को बंद कर दिया गया है। वहीं एमपी के इंदौर देवास हाईवे पर जाम लग गया और जाम इतना भीषण था कि जाम से 3 लोगों की मौत हो गई। लेकिन जाम था कि खुला ही नहीं। जो दूरी 45 से 50 मिनट में पूरी होती है, वहां पहुंचने में घंटों लगे। लंबा जाम लगा है। सड़क पर हॉर्न बजाती एम्बुलेंस फंसी है, लेकिन जाए तो जाए कैसे? आगे गाड़ियों की लंबी कतार जो लगी है, जो जहां खड़ा हुआ है वहीं फंस गया है और इसका नतीजा ये हुआ कि 3 लोगों की सांसें इसी जाम में थम गई। कमल पांचाल को जाम में घंटों फंसे रहने के बाद घबराहट हुई, फिर हार्ट अटैक आया और उनकी जान चली गई। 32 साल के संदीप पटेल की भी मौत हार्ट अटैक से हुई, जबकि कैंसर पीड़ित बलराम पांडे को उनके परिजन अस्पताल ले जा रहे थे, जहां रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रशासन जाम के लिए एनएचआई को जिम्मेदार बताता नजर आया। इंदौर उज्जैन रोड शो की बन रही है और हमारा मांगलिया वाली रोड पे जो फ्लाईओवर बनना है उसकी वजह से एक तो ट्रैफिक बढ़ा बाईपास पे, और जितना मजबूतीकरण होना चाहिए था सर्विस रोड का उतना एनएचआई के द्वारा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। अब जिला प्रशासन ने ट्रैफिक का नया रूट बनाया है, जिससे जाम की समस्या कुछ कम की जा सकती। लेकिन अगर यही प्लानिंग पहले हो गई होती तो शायद 3 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी